बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने वाले हैं। काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसमें बहुत क्वेश्चन आंसर का राउंड नहीं है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ है, तो एक बार मैं सबको मौका दूंगा कि अपनी सक्सेस स्टोरी को बताएं क्योंकि आपकी स्टोरी से लर्निंग मिलने वाली है। इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, वो बताएंगे, उन्होंने कई सारे शोरूम्स देखे हैं, तो आपका भी एक एक्सपीरियंस है सक्सेस स्टोरी का। भाविन भाई हैं, हमारी इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन इनका एक बहुत ही वंडरफुल शोरूम है गुजरात के अहमदाबाद में। मार्बल, टाइल्स, स्टोन्स सारे प्रोडक्ट रखते हैं। तो एक शोरूम के लिए किस तरीके के प्रिकॉशंस, चैलेंजेस आते हैं और कैसे उसको सेट करते हैं, उससे उनसे जानेंगे। कई ऐसे टॉपिक पे है, रिटेल कैसे हो, होलसेल का क्या चैलेंजेस हैं, ट्रेड के क्या चैलेंजेस हैं, ग्रोथ कैसे हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और इस सेशन में क्वेश्चंस लास्ट में आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा स्टोरी टेलिंग। तो भाविन भाई, आई वांट यू स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी ऑफ टाइल्स, मार्बल, स्टोन। थैंक यू राजीव जी। सक्सेस स्टोरी का की तो आई थिंक यही है कि इंडिया इंटीरियर रिटेल में आना चाहिए, तो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होगा यहाँ से। थैंक यू। आई बिलीव 2 घंटे से जिस तरह से मैं सेशन सुन रहा हूँ, सबको सब कुछ पता है, बट अगर कोई ध्यान से इसको सुने और उसमें से अपने काम के 5 पॉइंट भी निकाल दे तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। वी आर ऑलवेज अ लर्नर। Coming to the success story into retail, I think retail showroom हमेशा we should look at it from the perspective of a customer viewpoint. और बहुत सारे लोग ये शायद भूल जाते हैं, but we have to find our niche. हमारी पहचान क्या है? अगर उस पे सही काम हुआ है तो I think you will be never short of customers. Whenever आज अगर मैं थोड़ा बाहर की इंडस्ट्री से ऊपर अहमदाबाद में मेरे को अगर प्लाई लेना है तो मेरे नाम में तुरंत एक नाम आ जाएगा कि नेहा प्लाई से काम करना है। मेरे को अगर विनियल लेना है तो मुझे पता है कि भाई टीक विनियल लेना है तो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट टीक का एक्स पर्सन है। उस तरह से एक अपनी नीश या अपनी पहचान बनाना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट की रिक्वायरमेंट व्हेन वी टॉक ऑफ रिटेल। सेकंड इज सिनर्जीज अच्छी क्रिएट की जाए। वी हैव डन रिसेंटली, वी हैव क्रिएटेड सिनर्जीज फर्नीचर वाले के साथ, अपहोल्स्ट्री वाले के साथ। वी हैव मेड अ ग्रुप ऑफ अराउंड 5 people. We meet every 15 days and we share leads and we share the contacts we have. ऐसी चीजें करने से मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, एंड द ग्रुप इज ऑफ पीपल हु आर नॉट कम्पीटिंग विथ ईच अदर। तो दूसरा कोई अल्टीमेटली द आउटकम इज पॉजिटिव। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव इज टू रन एंड कीप द प्रोसेस ऑफ चेंज अलाइव। चेंज इतना जरूरी हो गया है आज के टाइम में कि एवरी कार कंपनी, एवरी मोबाइल कंपनी हर साल पे दे कम अप विद न्यू मॉडल्स। सो सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ चेंज रिटेलर के लिए, द प्रोसेस ऑफ चेंज कुड बी चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले, चेंज इन द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंज इन मैन पावर, एडिशन ऑफ मैन पावर और द एरिया ऑफ ऑपरेशन। पर अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो आई थिंक सक्सेस स्टोरी इज डेफिनेट। थैंक यू। कुछ अपने जो टाइल्स और सिरेमिक्स का जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ शेयर कीजिए ताकि एग्जैक्ट एक जो हमारे विनियर, लैमिनेट इंडस्ट्री या बहुत सारे डेकोरेटिव सरफेस पैनल इंडस्ट्री के शोरूम्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ रेप्लिकेट कर सके। सो आवर इंडस्ट्री इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रांड ओरिएंटेड। आई बिलीव विनियर इंडस्ट्री, प्लाई इंडस्ट्री में क्लटर ज्यादा है। हमारे इंडस्ट्री में लाइक वी आर फोकस्ड ऑन ब्रांड। सो हम गुजरात की अगर बात करें तो ग्रोहा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड। We brought Groha to Gujarat. We brought Toto to Gujarat. We brought Viega to Gujarat. We recently got a brand which is a very niche category, premium designer faucet brand, FEMA करके है. We brought them to Gujarat. Sleek से I think बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, Sleek Kitchens. We are the people who got Sleek Kitchens to Gujarat. Sleek आने को तैयार नहीं था गुजरात में, बोले यहाँ तो कारपेंटर ही चलता है. But when we were coming up with a big showroom, 10,000 square feet showroom in 2008, it was the largest showroom. And मैंने दुबई में देखे थे, बाथ और किचन always used to be together. हमारे इंडस्ट्री में कोई बाथ वाला किचन नहीं करता था, कोई किचन वाला बाथ नहीं करता था. तो हमने एक प्लेटफॉर्म के नीचे बाथ और किचन को इकट्ठा किया and it was a huge success. क्रॉस सेलिंग इतना बढ़ गया. So basically what I'm trying to tell is that
आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट हमारी बहुत ब्रांड स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, तो हमने ब्रांड्स पे फोकस किया एंड वी विथ टाइम वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स एंड क्रिएटेड अ सिनर्जी कि अगर टोटो लेना है तो एच स्टूडियो जाना है, अगर फीमा लेना है तो एच स्टूडियो जाना है, अगर ग्रोहा लेना है तो एच स्टूडियो जाना है. सो आई थिंक सिमिलरली प्लाई और वीनियर में ये कैसे इम्प्लाई हो सकता है, वो आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन. भाविन भाई, ये थोड़ा डिफरेंस है अपनी इंडस्ट्री में जो ब्रांड्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के रिटेल शोरूम हैं, खास करके विनियर में, तो इसमें ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. हमारे True, रिटेलर्स ये शेयर करेंगे. यहाँ पे इनका अपना ब्रांड्स है. लैमिनेट में भी नॉन फोल्डर कई ब्रांड्स आते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट बताया, क्रिएट योर ओन नीश, तो वो नीश ऐसा हो सकता है कि भी विनियर का हाई एंड कलेक्शन देखना है तो इस जगह पे मिलने वाला है, या तो विनियर का मैक्सिमम वैरायटी देखना है तो इस जगह पे मिलने वाला है. थैंक यू. अब जरा जो हमारे 3 पैनलिस्ट हैं जो रिटेल शोरूम के सक्सेसफुल अपने अपने शहर के, दिनेश भाई, सबसे पहले आपसे सक्सेस मंत्रा ऑफ रिटेल शोरूम. सर कैसा है, मतलब ओवरऑल पैशन होना चाहिए बिजनेस करते समय, और मतलब हार्डवर्क होना चाहिए पूरा, तो मतलब सक्सेस ऐसे ही आ जाए. हम लोग मतलब काफ़ी, हाँ मतलब छोटे, मतलब 16-17 साल का था तब से विनियर करते आ रहा हूँ, प्रति साल हो गया आज करीबन. तो हम काफ़ी अच्छा भी इधर अलग से भी जा रहे हैं, मतलब बारकोड सिस्टम आ गया, मतलब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स बना दिए, तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी अपना. नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वंग, योगेश मार्केटिंग, नागपुर से है. दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने देखा कि भाई शोरूम कैसे बनाना है, कितने स्क्वायर फीट का बनाना है. ये सेशन है कि उसे चलाए कैसे है, और सबसे मुश्किल काम है चलाना. एक रिटेलर आज के तारीख में 24/7 काम करता है. वर्किंग आवर 11 से 7 वाले कब के ख़त्म हो गए हैं. एक रिटेलर को ट्रिमेंडस नेटवर्किंग लगती है अपना शोरूम रन करने के लिए. इतने स्टीप कंपटीशन है. कंपटीशन उसको सिर्फ रिटेल मार्केट से ही नहीं है, कंपटीशन एक रिटेलर को उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से भी कई बार हो जाती है, मैन्युफैक्चरर से भी कई बार हो जाती है. क्योंकि एक शहर के अंदर जब एक आधा प्रोजेक्ट निकलता है, बिग रेड सिटीज में एन नंबर ऑफ सप्लायर वहां माल बेचने के लिए पहुंच जाते हैं. वो कस्टमर इतना एजुकेट हो जाता है कि उसके अंदर कोई मार्केटिंग गिमिक्स बाकी ही नहीं रहता है कि आप कहीं से 2 पैसा जोड़ दो. आपके रिटेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिमेंडस नेटवर्किंग और आफ्टर सेल सर्विस. क्योंकि आज के तारीख में आप ये देखो, जब प्रगत जी पीछे नागपुर आए थे, हमने उनके साथ एक नॉलेज सेशन लिया था. नॉलेज इज अ न्यू करेंसी, ये बिल्कुल कोट हो गया है आज के तारीख में. नॉलेज सेशन में हमने प्रगत जी से बात किया था कि आने वाले समय में मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो रिटेल के शॉप में आता है, वो ये परेशानी लेके आता है कि मेरे पास तो कारपेंटरी काम छोड़ के भाग गया, या वो तो आता ही नहीं है साइड पे, मैं माल वापस करना चाहता हूँ. समय आ गया है कि एक रिटेलर इन हाउस छोटे मोटे काम के लिए कारपेंटर रखे अपने शॉप के अंदर. कस्टमर आपको तभी याद करेगा जब आप उसको सर्विस दोगे, अदरवाइज तो उसके पास कई लोग ऐसे बैठे हैं जो उसको अप्रोच कर रहे हैं माल के लिए. जो सर्विस देगा वो मार्केट में टिकेगा. ये एकदम मूल मंत्रा है आज के तारीख में. आप अपना कोर फोकस रखिए नेटवर्किंग के ऊपर, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर. यही कोर वैल्यूज रिटेलर के लिए काम आने वाली है, ऐसा मेरा सोचना है. योगेश भाई का 2 मंत्र है, सर्विस और नेटवर्किंग. चेतन भाई का भोपाल में एक शानदार शोरूम है और एक सक्सेसफुल शोरूम इन्होंने रन कर रहे हैं. चेतन भाई, आपने कुछ मंत्रा 2-3 नहीं 5-6 बताइएगा. बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी, और थैंक्स फॉर प्रगट जी. सबको एक बार इन लोगों के लिए तालियां चाहूंगा मैं IIR के लिए. जैसे 2022 में RRR सक्सेस हुई, ब्लॉकबस्टर, इसी तरह IIR भी इस बार सक्सेस हुआ है. थैंक यू प्रगट जी. राजीव जी, सक्सेस मंत्रा की बात करें तो एक रिटेल काउंटर चलाने के लिए एक डेवोटीनेस होनी चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए. सारी चीज आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. आज के समय में पूरा परिदृश्य बदल गया है. पिछले 5 सालों में व्यापार करने का जो पैटर्न था वो पूरा चेंज हो गया है. आप देखा देखी मत करिए, अपना बेस्ट दीजिए. मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और हमें किस तरफ जाना है. क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ, मैं भोपाल प्लाईवुड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. 250 मेंबर है हमारे, तो कई आते हैं जाते हैं. आप अपना जो है एरिया वाइज जो चल रहा है, और प्लस मेरा ये सजेशन है कि जो भी काम करें प्रॉपर हेल्दी वे में करें और फुल डेवनीस होकर करें. प्रॉपर हेल्दी और क्या क्या पॉइंट भाई बुलेट में बताइए. पॉइंट मतलब कंपटीशन होता है हर बिजनेस में, मतलब हेल्दी वे में करें, और क्या चीज़ें मार्केट में नहीं आ रही है क्लाइंट को अपन उसको प्रॉपर सजेस्ट करें और उस चीज़ का सॉल्यूशन दें. जैसे भाई जी ने कहा कि उस तरह हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए.
हमारे साथ हसमुख भाई हैं। हसमुख भाई ऐसे बॉम्बे के एक लैमिनेट के सबसे बड़े होलसेलर बिजनेसमैन हैं और इन्होंने कई शोरूम खुलवाए हैं। कई शोरूम वाले तो आपके यहाँ रोज आते हैं अपने शोरूम में डिस्प्ले के लिए, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से। डेली आप कई लोगों से गुजरते हैं हसमुख भाई। आपके पास कोई सक्सेस मंत्र है जो आप उनको बताते हैं कि माल तो ले जा रहे हो लेकिन टिके कैसे रहोगे, इसके लिए आप उनको क्या मंत्र देते हैं? एक तो टिके रहने के लिए टाइम टू टाइम डिस्प्ले चेंज होना चाहिए। जो डिस्प्ले लेके जाते हैं और डिस्प्ले प्रॉपर सही जगह पे लगना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले लगाने का बहुत सारे तरीके हो गए। आज छोटी सी दुकान है तो डिस्प्ले अलग तरीके से लगता है, बड़ी दुकान तो डिस्प्ले अलग लगता है। तो जैसे जैसे साइज के हिसाब से डिस्प्ले प्रॉपर लगता है, काम होता ही है। और लेमिनेट के अंदर मैं जानता हूँ कि लास्ट 15 साल के अंदर बहुत सारे चेंज आ गए, और लास्ट 5-10 साल में तो जो लेमिनेट में पहले पैसे ही नहीं मिलते थे, आज आदमी 20 रुपया 50 रुपये पे काम करता था, आज वो एक जीरो से भी ज़्यादा लग गया है, एक्स्ट्रा पैसा लग गया है। मीन्स मिलता है उनको। एक ही इम्पोर्टेंट बड़ा इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वो मिलता है। तो उसका एक बड़ा रीजन है कि इंडिविजुअल शोरूम होगा लेमिनेट का। पहले लेमिनेट का इंडिविजुअल शोरूम नहीं था। सबसे पहले हमने बॉम्बे में चालू किया था लेमिनेट का इंडिविजुअल शोरूम, तो सक्सेस हो गया। बिना फोल्डर का भी चालू हुआ तो भी सक्सेस हो गया, क्योंकि आदमी को रेंज दिखाते, कोई ब्रांड दिखाते तो उसको पैसा नहीं मिलता है, इसके लिए बिना फोल्डर चलता है। नहीं तो बिना फोल्डर चले क्यों? बिना फोल्डर का चलने का एक ही तरीका है कि उनको 2 पैसा ज़्यादा मिलता है, वो माल बिकता है। और कोई भी आदमी बराबर करता है तो वो सक्सेस ही है। आज अनसक्सेस बहुत कम है ए लाइन के अंदर। लेमिनेट के लाइन के अंदर तो मैं जानता हूँ तब तक अनसक्सेस है ही नहीं। भले थोड़ा बहुत कम कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा कमाएगा। और एक प्रिंसिपल होना चाहिए हर बिजनेस का। प्रिंसिपल से काम करो तो एकदम सही होता है काम। एक सवाल है, पर्सनल आपसे सवाल है, चूंकि आपके यहाँ नॉन फोल्डर वाले डिस्प्ले गैलरी वाले बहुत आते हैं और कंपनियां भी डिस्प्ले गैलरी खोल रही है जिसमें ब्रांड्स होते हैं। आप उनको ऑनेस्टली क्या एडवाइस करते हैं? एक तो चलिए उसको मार्जिन है बिना फोल्डर वाले में, हालांकि जो ब्रांड्स हैं कहीं उसी फैक्ट्रियों में वो मटेरियल बनता है जहाँ पे कंपनियों का माल बनता है। तो ऐसे लोगों को, रिटेलर्स को, जो कंपनी का डिस्प्ले करते हैं ब्रांड्स लगाए, और जो नॉन फोल्डर डिस्प्ले करते हैं, क्या फ़र्क आता है? आप कंपनी का जो फोल्डर रहता है, एक इनका एसक्यूए मैक्सिमम 200 से 300 रहता है एक फोल्डर के अंदर। हमारे एसक्यूए 2000 से 2500 एसक्यूए नंबर ऑफ डिजाइन से, तो उनको वैरायटी पूरी मिलती है। आज मैं 200 या 300 आइटम में कोई भी मेरे कस्टमर आएंगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उनका सिलेक्शन के लिए हमको नंबर ऑफ डिजाइन ज़्यादा देना पड़ता है, और मैन्युफैक्चर वो नहीं दे पाता है इतना सारी डिजाइन। एक फोल्डर्स में एक लिमिट होता है, 200 डिजाइन, 300 एक डिस्प्ले। हमारे पास डिस्प्ले 2500 से लगभग है, तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है कि उसको जो चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टोन चाहिए तो मेरे पास स्टोन में 80-90 आइटम है। हर एक चीज़ में नंबर ऑफ आइटम्स बहुत है, और हर फोल्डर के अंदर लिमिट आ जाता है कि 6 आइटम 10 आइटम रहेगा स्टोन का, तो एक लिमिटेशन आता है। इसकी वजह से फोल्डर से माल बिकता है उतना। रिटेल खाली प्लाईवुड के दुकान है, उसके अंदर फोल्डर से माल बिक ही रहा है ना, सबका नहीं बिक रहा है ऐसा नहीं है, मगर उसका वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है। मेरा वॉल्यूम पर डिजाइन ज़्यादा रहता है। नॉन फोल्डर शोरूम ग्रोथ करने का पीछे का अभी हसमुख भाई ने क्रक्स बताया है कि नॉन फोल्डर के शोरूम क्यों बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इन्होंने रीज़न बताया कि नंबर ऑफ एसकेयूज, मतलब डिज़ाइन एक फोल्डर से पूरा नहीं हो पाता है, जो नॉन फोल्डर वाला इधर उधर से खोज के अपना डिस्प्ले करके और पूरा रेंज देता है। थैंक यू हसमुख भाई। आर्किटेक्ट स्वप्निल हैं हमारे साथ, रायपुर से हैं। रायपुर एक ऐसा शहर है सर जहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लैमिनेट वेनियर की शोरूम्स, गैलरी काफ़ी ओपन हुई है। पिछले 10 साल में देखा जाए तो मैंने देखा है 50 शोरूम हैं छोटे बड़े, और 50 और शोरूम पाइपलाइन में है। तो आप अपना अनुभव बताइए कि सक्सेस मंत्र क्या है शोरूम का, क्योंकि रायपुर से बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, करीब 70-80 लोग एक साथ आए थे। और आपका मैसेज, चूँकि देखिए प्रोग्राम कितने लोग बैठे हुए हैं मैटर नहीं करता, ये प्रोग्राम हमारे FB पे लाइव है,
और बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बोले कि लाइव में देख लिया, थोड़ा इधर देख लें, डिस्प्ले देख लें, तो आप उनके लिए एक मैसेज क्या है? गुड नून एवरीवन, आर्किटेक्ट स्वप्न जगी दिस साइड। सो जैसे राजीव भाई ने मुझसे पूछा कि वो रीज़न क्या है पिछले 10 साल में 50 शोरूम खुले, आगे और खुलने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, रायपुर इज़ अ बूमिंग सिटी, एवरीवन नोज दैट रायपुर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उन 50 शोरूम में से कितनों ने धंधा किया, वो रीज़न है। और कितनों ने उसका आउटपुट लाया, वो लाया। उसका एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है, एज अ बिजनेसमैन वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ऑलवेज स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कस्टमर। हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जो हमारे कस्टमर को चाहिए। हम 50 माल रख दे, 2000 माल रख दे या 10 माल रखे, लेकिन अगर कस्टमर वो चीज़ को अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है या वो चीज़ उसको दिख ही नहीं रही है, तो वो काम नहीं चलेगा। रायपुर में एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि हर कोई एक डिज़ाइनर को कंसल्ट कर रहा है। डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर की कम है। एंड वाई ही इज़ हायरिंग अ आर्किटेक्ट, बिकॉज वो उन 2000 माल में से 2 आइटम निकाल के देता कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अप्लाई। इसीलिए आर्किटेक्ट्स को हायर करा जाता है। द सेम वे इसीलिए हम व्हाट्सएप पे या कैटलॉग्स पे सिलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। वो शॉर्टलिस्ट में से फाइनलाइजेशन वी हैव टू डू एट काउंटर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट सर्विस अ शोरूम इज प्रोवाइडिंग, दैट इज द आई थिंक द मेन रीजन ऑफ एनी सक्सेस फॉर एनी रिटेल। कि आपको सर्विस क्या मिल रही है। माल हर कोई दिखा सकता है कैटलॉग से, लेकिन उसके बाद उसको बेचना, आपके कस्टमर तो आपके काउंटर तक आ गया, लेकिन उसके बाद आपने माल दिखा दिया, सिलेक्शन कर दिया, एंट्री कर दी, ये माल है वो माल है, लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी होना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखना, उसका लॉट सही रखना, एंड उसके बाद उसका कैटेगरी और रहना। पता चला लॉट खत्म हो गया, वो कंपनी ने वो लैमिनेट बनाना बंद कर दिया, डैमेज हो गया। दिस आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंडस्ट्री। सो सर्विस बिकम्स द प्राइमरी थिंग, कि आप अपने कस्टमर को सर्विस दे पा रही है। और कस्टमर कैन बी एन आर्किटेक्ट एंड ऑल्सो द एंड यूजर। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको सही तरीके से गाइड करना है, दैट हाउ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, एंड सर्विस इज इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। थैंक यू। स्वप्निल भाई ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा देखा जाता है जो शोरूम में डिस्प्ले कर लेते हैं, स्टॉक नहीं होता। वो डिपेंड कहाँ होते हैं? पीछे सप्लायर पे। सप्लायर बोलता है पेपर ख़त्म हो गया। विनियर में सप्लायर बोलते हैं पीछे से कि बस इस ग्रेड में इतना ही माल था, और वो सर्विस नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। ये हर शोरूम को इस बात को अलर्ट होना चाहिए कि वो जो मटेरियल शोकेस कर रहा है वो गारंटी रखे कि प्रॉपर उसकी सप्लाई मिल सके। अगर वो शॉर्ट पड़ रहा है किसी प्रोजेक्ट में वो मटेरियल, तो वो पीछे से उसको दे सके। ये एक बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू आपको इस वैल्यू एडिशन के लिए। और ये ऐसा देखा जाता है, दिनेश भाई, पुणे भी एक शोरूम सिटी है। पुणे में अपने 2 शोरूम्स है। हाँ, पुणे शोरूम सिटी ही है। यू कैन फाइंड मोर देन 150 शोरूम्स। एक जो टिम्बर लेआउट में ही 150 शोरूम है। अब तो इधर उधर भी बनने लगे शोरूम, बाहर भी निकल के लेआउट, टिम्बर लेआउट से। तो ये इमरजेंस के पीछे का क्या राज है? क्यों आखिर पुणे इतना शोरूम्स खुल रहा है? क्या वहाँ के कस्टमर का इस तरीके का चेंज है कि आप लोगों ने एग्रेसिव होकर पैसा लगाया? क्या है ऐसा? पुणे में कैसा आर्किटेक्ट बेस काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छे काम भी जो मतलब रेजिडेंशियल साइट्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उसकी वजह से शोरूम भी एक ही एरिया में ज़्यादा करके टिम्बर लेआउट में ही है। साइज़ वाइज भी काफ़ी अच्छे बड़े भी है। तो उसके हिसाब से, और जैसे हम लोगों का सिर्फ हम लोग विनियर के अलावा कुछ नहीं रख रहे हम लोग शोरूम में, तो एक्सक्लूसिव विनियर शोरूम है अपने सारे जो भी। और उसके पीछे हम लोग सॉल्यूशंस भी देते हैं, जैसे पॉलिश का नॉलेज देना, पॉलिश को क्या करना, कैसे करना, वो सारा बेटर नॉलेज हो जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग भी अच्छा काम कर लेते हैं। तो बेसिकली विनियर सिंगल प्रोडक्ट होने की वजह से हमारे पास सब डिज़ाइनर्स का वगैरह अच्छा फ्लो हो जाता है। आप सवाल कर रहे हैं दिनेश भाई से। दिनेश भाई, आपसे सवाल है। ऐसे पंकज भाई प्लाई महल से हैं, ये पूरे कंक्लूड करने वाले इस सेशन को। पंकज भाई, आपको मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि जो रिटेल स्टोर चला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे रिटेल स्टोर में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का भी कोई खास रोल है? क्या हमें ब्रांड्स की तरफ फोकस रखना चाहिए या अपनी कलेक्शन की तरफ? देखिए, जैसे प्रगट भाई भी कह रहे थे, राजीव भाई ने कई बार जिक्र किया, आज की तारीख में ब्रांड की अहमियत काफ़ी कम हो गई है। अभी के सिनेरियो में पिछले 5 सालों में क्या होता है, हम रिटेलर हैं, हम जो बेचते हैं वो बिकता है, सीधी सी बात है। और काफ़ी लोगों ने अपने ब्रांड डेवलप किए हैं। क्या होता है, जैसे प्लाईवुड की बात करें, प्लाईवुड तो जैसे नॉन डेकोरेटिव में आता है, सॉरी,
तो वो एक कस्टमर हमारे ट्रस्ट पे लेके जाता है। बाकी ब्रांड्स का ऐसा कोई आज की तारीख में रोल नहीं है। आप जो चीज दिखाते हो, बोलते जो दिखती है वो बिकती उस कॉलम पे है, और क्या आप प्रोवाइड मार्केट को दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हसमुख भाई, जो आपके पास हमारे जो रिटेलर लोग आते हैं जो अपने शोरूम के लिए मटेरियल लेने आए हैं, क्या आपको उनकी कलेक्शन में डिफरेंस नजर आता है कि कोई रिटेलर कुछ अलग चीज चूज कर रहा है और कुछ फोल्डर बेस्ड चल रहा है? आपको वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है? जो लोग फोल्डर से ज्यादा काम कर रहे हैं या अपनी कलेक्शन ज्यादा ले रहे हैं? जो फोल्डर से करेंगे वो तो हमारे पास आएंगे नहीं। नहीं, आप Naturally- लोगों ने भी कुछ फोल्डर सिस्टम स्टार्ट किए हुए हैं। फोल्डर है, मगर हम मैन्युफैक्चर नहीं है तो हम डायरेक्ट फोल्डर हम सबको नहीं दे सकते। आपको हम ऐसा लगता है कि रिटेल स्टोर चलाने के लिए हम लोगों को नॉन फोल्डर पे सीमित रहना चाहिए? शोरूम बनाएंगे तो नॉन फोल्डर का ही है, नहीं तो शोरूम का कॉस्ट नहीं निकलेगा आपका। सिर्फ प्रॉफिट के लिए? आज आदमी बिजनेस भी प्रॉफिट के लिए ही करता है। आपको हाँ। ऐसा लगता है कि कई शोरूम वाले कुछ अलग तरीके की कलेक्शन इकट्ठी करते हैं और कुछ शोरूम वाले अलग कलेक्शन इकट्ठी करते हैं? एक एरिया से एरिया डिपेंड करता है, कौन से एरिया से कस्टमर आते हैं, वो एरिया पे जो मटेरियल चलता है वो कलेक्शन होता है। समझो किसकी इधर डार्क चलता है, साउथ से आते हैं तो डार्क मिस ट्रेंड अलग अलग है, तो स्टेट वाइज से। यही फर्क रिटेल स्टोर को बना के रखना चाहिए अपने लिए। हर एक को अपनी कलेक्शन अलग अलग रखनी चाहिए। जैसे वीनियर में कोई काम कर रहा है तो उसके पास एक अलग कलेक्शन है, कोई टीक बेचने वाला है तो उसके पास अलग कलेक्शन है। क्या ये रिटेल स्टोर के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, रिटेल के लिए वहाँ का जो मार्केट में जो चलता है वही चॉइस करेंगे, नहीं तो मेरे पास एसक्यू ज्यादा है। इसके लिए कि हर स्टेट से आते हैं कस्टमर, वो हर स्टेट्स का अलग अलग चॉइस है। किसको आज गुजरात में तो ग्लोस चलता ही नहीं है, तो हमको उसके लिए दूसरा कुछ देना ही पड़ेगा ना। आज प्रोडक्ट एक ही डिजाइन है, उसके अंदर हम ग्लोस भी लगाते हैं, कभी अलग अलग फिनिश भी लगाते हैं। चॉइस कस्टमर, हमारे कस्टमर मीन्स हमारे रिटेलर है, तो वही कस्टमर को जो जो चाहिए हमको देना ही पड़ेगा। और आपको क्या लगता है सर कि जो कलेक्शन आपने बना रखी है वो आपने किस डिमांड से बना रखी है? जैसे हसमुख भाई ने कहा कि हर एरिया वाइज अलग अलग जो कलेक्शन होता है, जैसे क्योंकि मेरा खुद डिजाइनर गैलरी है, लैमिनेट्स की है, विनर का सेपरेट, हार्डवेयर का भी, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जस्ट लाइक ए शॉपर स्टॉप, आज हम मल्टी ब्रांड में काम कर रहे हैं। हमारे 2 प्रोडक्ट भी हैं और 4-5 फैक्ट्री से, मतलब आउटलेट से हम लोग लैमिनेट्स कर रहे हैं। तो अभी का ट्रेंड हो गया, अगर अच्छा रिटेल करना है तो आपको इस चीज़ पे जाना पड़ेगा और तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। और मुनाफा हमें कमाना चाहिए, हम व्यापारी हैं। आज हम साल के अगर 50 लाख भी कमाते हैं ना, तो 25 लाख हम सरकार को देते हैं, तो इतना तो राइट्स बनता है और हमें मार्जिन लेके ही काम करना चाहिए। ये जो इस फोरम पे ये जो सवाल उठाए हैं बहुत ही गंभीर क्वेश्चंस हैं, और हमें लगता है अब इस सेशन में एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। एक पूरा इकोसिस्टम है अपने ट्रेड का, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग और रिटेल। रिटेल के बाद जो रिटेलर शोरूम बनाए उनका एक कॉस्ट है। अब सवाल है शोरूम वाले रिटेलर को नॉन फोल्डर में ही वायबिलिटी है। इस पैनल में आप लोग मानते हैं? आप लोग हाथ उठाइएगा, कितने लोग एग्री करते हैं? टाइमेक्स से हमारे सुरेश भाई हैं, इस सेशन के पावर्ड बाई ब्रांड हैं। सुरेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या एक रिटेल शोरूम तभी सक्सेस है? ये सक्सेस मंत्र की बात हो रही है ना, तो ये एक मैसेज आना है। तो जो हमारे पैनलिस्ट अभी हैं, क्योंकि टाइल्स में भाविन भाई ने कहा कि ब्रांड से ही उनकी इंडस्ट्री का शोरूम वायबल है, और यहाँ पे सीधा कंट्रडिक्शन है भाविन भाई कि यहाँ पे विदाउट ब्रांड से सक्सेस है। योगेश भाई, आप कुछ वैल्यूएट करना चाहते हैं? मार्केट सिटी टू सिटी डिफर करता है। देखिए, बम्बई मार्केट में हो सकता है कि विदाउट ब्रांड से शोरूम ज़्यादा सक्सेसफुल हो, डेफिनेटली मैं उस बात को डिनाई नहीं करता हूँ। जैसे आप भोपाल, नागपुर, सेकंड लाइन सिटीज़ में जाओगे, हमारे यहाँ ब्रांड की उतनी अहमियत है। लोग टीवी ऐड देखते हैं, हमारे यहाँ जो सेल्स फोर्स होती है ब्रांड की, वो आर्किटेक्ट तक फोल्डर रीच करते हैं, साइट तक ट्रैक करते हैं, उनको शोरूम तक लेके आते हैं। कोई भी सक्सेस स्टोरी एक अकेला आदमी नहीं लिख सकता है, उसके पीछे एक टीम काम करती है पूरी। उसकी वायबिलिटी, ब्रांड, नॉन ब्रांड सब मिलाकर एक सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है, एक टीम पूरी काम करती है। आपको समय है, एक रिटेलर को भी अपने मैन पावर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। एक बड़ा शोरूम बनाने के बजाय जितनी रिक्वायरमेंट है उतना शोरूम बनाइए, 2000 फुट का बनाइए, बाकी मल्टीपल आउटलेट खोलिए जगह जगह, क्योंकि कस्टमर को 20-30 किलोमीटर से लाना बहुत मुश्किल टास्क है। आर्किटेक्ट को, कस्टमर को, कारपेंटर को जब तीनों साथ में आते हैं तब चीजें फाइनल होती है। कोई अकेला एक आदमी चीजें फाइनल नहीं कर सकता है। योगेश भाई का ये कहना है कि मेट्रो सिटी के लिए तो नॉन फोल्डर सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन अभी भी टायर
टायर 3 सिटी रूरल मार्केट के लिए अभी ब्रांड का अहमियत है। सर भाविन भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे। में मार्जिन कम मिलता होगा, दैट इज द रीजन व्हाई पीपल मूव आउट ऑफ ब्रांड्स एंड मूव आउट ऑफ द फोल्डर सिस्टम। बट अगर वॉल्यूम और मार्जिन को बैलेंस किया जाए तो ब्रांड सारे ग्रो कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट तो ब्रांड ही लेके जा रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है, हमारी इंडस्ट्री में से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, इट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, शायद एज इट इज ना लागू पड़ता हो इस इंडस्ट्री को, बट ब्रांड के साथ ग्रो करने में बेनिफिट बेटर है। आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान ना दे के वॉल्यूम पे अगर ध्यान देंगे तो लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम के बेनिफिट्स मल्टीप्लिकेशन के साथ आएंगे। आपकी साइज और फुटप्रिंट जितनी बड़ी होती जाएगी, आपका कस्टमर बेस उतना बड़ा होता जाएगा, आपका वजन आपकी ब्रांड्स के आगे उतना बड़ा होता जाएगा। वहां भी आप नेगोशिएट करके यू कैन फेच बेटर मार्जिन्स कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। सो अगर लार्जर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ब्रांड का अहमियत है और रहने वाला है। इट कैन, इसका शायद सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इट कैन बी ए मिक्स ऑफ ब्रांड एंड नॉन ब्रांड। आपका वॉल्यूम ब्रांड से जनरेट हो रहा है एंड आपका जो क्रीम है, अपर लेयर है, वो आप नॉन ब्रांड से यूनिक प्रोडक्ट्स को मिक्स करके उस तरह से एक शोरूम के मिक्स को कर सकते हो। भाविन भाई अपना एक्सपीरियंस टाइल्स और सिरेमिक इंडस्ट्री का शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का नेचर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। और चूंकि आप एक प्रोजेक्ट में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है सिरेमिक्स का, मार्बल का, स्टोन का, वो काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है घर को बनाने में। अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे सर, कंपेयर करेंगे, प्लाई का और विनियर का कॉस्ट उससे ऊपर निकल गया है, क्या बात कर रहे हैं आप? मेनली शोरूम इज फॉर सरफेस, प्लाई इज थीम। प्लाई में अभी भी ब्रांड्स का दबदबा है और सेट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर ले। लेकिन अगर डेकोरेटिव सरफेस की बात करते हैं तो सबसे एंड में सिलेक्शन होता है उसका, तो वहाँ का इकोनॉमिक्स इज चेंज। स्वप्निल प्लीज। ब्रांड को लेके सर एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं एज अ आर्किटेक्ट अपना रिव्यू दूंगा कस्टमर की तरफ से। ब्रांड क्या है? एक ट्रस्ट है। जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं, भले वो कोई भी कंपनी का हो, तो ब्रांड के पीछे देखता है, कस्टमर भी देखता है, आर्किटेक्ट भी देखता है कि हाँ ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ ब्रांड। अगर आपके पास कोई नॉन ब्रांडेड मटेरियल है, आप उसको पिच करना चाहते हैं, यू वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी श्योरिटी दिखाइए कि आप उसके पीछे है। इफ यू हैव अ नॉन ब्रांडेड मटेरियल इन द मार्केट, यू वांट टू सेल इट, कस्टमर को अगर आपने वो तसल्ली दे दी कि अगर प्रोडक्ट आपको सही नहीं लगा या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, सो टेक अ स्टैंड एज अ रिटेलर, टेक अ स्टैंड एंड प्रूव करिए कि ये मटेरियल मेरा है एंड आई एम सेलिंग इट। इफ समथिंग इज हैपनिंग, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ दैट। सो इफ यू आर हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट विल सेल। कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, ऑफकोर्स टीयर 2 सिटीज की बात करूं तो कस्टमर को ब्रांड दिखता है कि यार ये प्रोडक्ट लगा है, इट्स अ बेटर क्वालिटी, इसकी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, उसका ये है वो है, ऑटोमेटिकली दे गेट अट्रैक्टेड। बट इफ यू एज अ रिटेलर इज सेलिंग समथिंग नॉन ब्रांडेड, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्ट दिखता है। एंड वी आर्किटेक्ट्स हैव दैट चार्म कि हम किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज गुड, 100% इट विल सेल। ग्रेट। स्वप्निल का सीधा कहना है कि आप नॉन फोल्डर बेचो, लेकिन आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो कस्टमर को, उसकी गारंटी आपके पास अगर है तो आप बेच सकते हैं। हालांकि जो ब्रांड का जो ट्रस्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं एक गारंटी को एश्योर करता है। अगर सिमिलर गारंटी अगर नॉन फोल्डर भी एश्योर करता है तो देन इट्स ओके, राइट सर? यस ऑफ कोर्स, इफ सिमिलर या उससे थोड़ा कम भी करता है, बिकॉज अगर रेट की बात करें, प्राइस की बात करें, तो रेट में भी मार्जिनल डिफरेंस होता है। सो कई कस्टमर होते हैं जिनको प्रोडक्ट से मतलब है, ब्रांड से मतलब नहीं है। कई ऐसे क्लाइंट होते हैं, ऑफ कोर्स एवरीवन फेसेस दैट काइंड ऑफ थिंग, बट किसी को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। Whosoever is making a house or showroom or any other thing, वो हल्का माल नहीं लेगा। वो बोलेगा यार एक बार माल लगा रहा हूँ, भले 500 रुपये ऊपर लगे, लेकिन इट शुड बी अ गुड प्रोडक्ट। Great, thank you. Dinesh bhai, veneer nature is different, as Dinesh bhai is saying, and it's right. He is right. ऑलमोस्ट सारी कंपनी दे देती है हाँ। विदाउट ब्रांड। They source material from all branded company in veneer segment. चेतन भाई, are you agree? मैं बिल्कुल एग्री हूँ। आज के दायरे में जैसे अभी नॉन ब्रांड की बात कर रहे हैं, ब्रांड आज के दायरे में जो ब्रांड्स भी हैं वो भी आज कहाँ वाइबल है। आज की देखिए कि ब्रांड की आइडेंटिटी होती थी क्वालिटी ऑफ मटेरियल से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से मैं 20-25 साल से ब्रांडेड कंपनी का काम कर रहा था,
तो कई बार जो होता है जस्टिफाई कि हम उस चीज रेट में पब्लिक को दे रहे हैं, पर वो मटेरियल तो मिलना चाहिए हमें, वो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी इससे भटक गई थी साहब। राजीव भाई ओपन बोलूंगा, ओपन फोरम है, जो भी हो कोई बुरा मत मानिएगा। तो उसके लिए फिर जैसे हम लोग थे तो कुछ हमें अपने ब्रांड लाने पड़े, प्रोडक्ट लाना पड़ा उसके अकॉर्डिंग, और मार्केट को देखते हुए पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है कि आप अभी कोई चीज 100 रुपए की तो उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू 60 रुपए की तो उसको 100 में कैसे बेचोगे आप। तो ये कई चीजें ऐसी हैं कि इसको मद्देनजर, और जैसे जग्गी जी ने कहा कि भले नॉन ब्रांड हो पर आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और प्लाईवुड ऐसी चीज है कि कस्टमर हमारे ट्रस्ट पे लेके जाता है। और 2 टायर 3 टायर सिटीज में हम लोग क्या है पीआर पे बिजनेस करते हैं, हर एरिया का अलग अलग बिजनेस करने का वो है। थैंक यू। हसमुख भाई कुछ बोलना चाह रहे थे? जो गारंटी की बात कर रहे हैं, तो गारंटी तो इनर लाइनर में भी हमको देना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को भले किस में भी दिक्कत हो, दिखता है लेमिनेट तो लेमिनेट का ही कंप्लेंट आता है जनरली हमको। तो क्वालिटी में तो हर चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन फोल्डर का इश्यू नहीं है, लाइनर भी बेचते हैं तो उसके ऊपर भी हम क्वालिटी तो अच्छा ही देना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर एक टाइम लेगा दूसरी टाइम नहीं लेगा। हमारा कस्टमर भी एक दुकान वाले रहते हैं। थैंक यू। ये पूरे सेशन में हम लोग शोरूम का सक्सेस मंत्रा पे बात कर रहे थे। हालांकि उस शोरूम के सक्सेस के पीछे की जो स्टोरी है उस पर भी कई सारे टॉक्स हो गए कि वो सक्सेस कैसे होगा। इसी में आ गया नॉन फोल्डर, इसी में प्रोडक्ट का नेचर आ गया, इसी में गारंटी आ गया। आर्किटेक्ट स्वप्निल हैं, उन्होंने भी बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया। भाविन भाई ने अपनी टाइल्स इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पर कि ब्रांड ही सब कुछ है। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में जो वुड विनियर और लैमिनेट की इंडस्ट्री है, हमारे साथ पंकज जी हैं, पंकज कुमार जी, प्लाई महल दिल्ली में इनका एक बहुत बेहतरीन शोरूम है। ये लैमिनेट भी बेचते हैं, विनियर भी बेचते हैं, लेकिन ये और भी कई सारे डेकोरेटिव पैनल कर रहे हैं जो आज लुअर्स है, एक्रेलिक है, बहुत सारे डेकोरेटिव पैनल करते हैं जहाँ ब्रांड है ही नहीं, जहाँ ब्रांडेड कंपनियों का कोई रोल भी नहीं है। ब्रांडेड कंपनी उस सेक्टर में अभी जंप नहीं मारी है, लेकिन वो एक सरफेस को दिखा करके जितना सरफेस उसका अट्रैक्टिव होता है वो करते हैं। पंकज भाई आप एक पहले तो सक्सेस मंत्रा बता दीजिए अपना, इसके बाद आप इस पूरे जो पैनल डिस्कशन का आपसे एक कंक्लूजन लेंगे, लेकिन फर्स्ट यू एक्सप्लेन योर सक्सेस स्टोरी। जो ब्रांड को लेके बात हो रही है या प्रोडक्ट को लेके बात हो रही है, अगर आपको रिटेल स्टोर को सक्सेस करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद को ही ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपको खुद ही वो कॉन्फिडेंस कस्टमर का जीतना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ वो उसका लेबल मैं ही हूँ। मेरी खुद की कलेक्शन है, मैं किसी ब्रांड्स के रिलेटेड मटेरियल नहीं लेता, ये मेरी चॉइस का मटेरियल है, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है, आप लगाइए, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। जो आपने बात कही कि कंपनी खड़ी है, उसके लिए अगर आपका रिटेल स्टोर में आपका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि आप खड़े हो तो आपका कस्टमर आप पे कॉन्फिडेंस करेगा। और वही एक तरीका है, यानी मेरे को इतने साल हो गए बेचते हुए, किसी भी कंपनी का देखो मटेरियल तो मुझे कंपनियों से ही लेना है, मैं खुद तो मैन्युफैक्चरर करता नहीं हर मटेरियल, तो मैं तो सिर्फ अपनी कलेक्शन उसमें से निकालता हूँ, जो मुझे पसंद आता है वो प्रेजेंट करता हूँ अपने कस्टमर को, और टोटली उसी चीज में कि कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लगाओ मैं बैठा हूँ। मुझे इतने साल हो गए रिटेल स्टोर चलाते हुए, मैंने कभी किसी कंपनी को बहुत लिया जरूर उनसे माल, लेकिन उसको ये कह के नहीं बेचा कि ये इस कंपनी का है। जैसे मैं हसमुख भाई से पूछ रहा था कि यार लोग लैमिनेट लेने आते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, तो मैं जब लैमिनेट लेने जाता हूं तो मैं फोकस करता हूं कि यार ये लैमिनेट का, ये ग्रेन का, ये पेपर, ये क्वालिटी अच्छी है, मैं वो कलेक्शन अपने पास लाता हूं। मेरा कस्टमर उसी चीज को देखता है कि अगर मैं इसके स्टोर पे जाऊंगा तो मुझे एक अलग कलेक्शन मिलेगी। फोल्डर या कंपनी का माल देखने के लिए तो देखो मैं कीर्ति नगर में शोरूम लेके बैठा हूँ, सभी कंपनियों के आउटलेट है, पर मैंने अपने शोरूम के ऊपर एक अलग कलेक्शन को मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो वीनियर हो, लैमिनेट हो, साथ में मैंने कुछ और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ऐड करे हुए हैं जो मैं बाहर से इंपोर्ट करके लाया, जबकि इंपोर्टेड माल की कोई गारंटी तो होती नहीं, लेकिन हम इसीलिए उसको बेच पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो लुक है या जो हम लोग कस्टमर को समझाते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल करो, वी ट्राइड कि आप किसी और प्रोडक्ट की जगह हमारा प्रोडक्ट लगाओ। ऐसा नहीं है कि मैं वीनियर बेचने वाले को वीनियर बेच रहा हूँ, लैमिनेट वाले को। एज अ शोरूम मैं कस्टमर को कहता हूँ कि भैया जहां आप वॉलपेपर लगा रहे थे वहां ये प्रोडक्ट लगाओ, आप टाइल लगा रहे थे ये प्रोडक्ट लगाओ, तभी हम एक नई तरीके की मार्केट इन्वेंट कर सकते हैं और सेल ग्रोथ आ सकती है। काफी टाइम से मेरा तो राजीव जी यही पर्पस चला है कि धीरे धीरे हम मार्केट के अंदर कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट डाल के मार्केट ग्रो करें और साथ में नो डाउट अपना प्रॉफिट भी ग्रो करें। पंकज भाई का ये कहना है कि मटेरियल लाइए लेकिन ऑनरशिप रखिए रिटेल में उस मटेरियल का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंकज भाई
जो जितने पैनलिस्ट लोगों ने अपनी बात रखी, आपका कोई टेक अवे है? आप कुछ उसको नहीं, कंक्लूड करना चाहते हैं? दे आर ऑल राइट, जो जिस तरीके से है प्रोसीजर यही है, ब्रांड के लिए ब्रांड में ही जाना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ब्रांडेड शोरूम का रिटेल स्टोर बनाते हैं तो वो कंपनी का ही आउटलेट बना रहे हैं। अब हर एक के अपना विजन है, हर एक का अपना काम करने का तरीका है कि आपको किस तरीके से फोकस होके करना है, और हर एक के अंदर उतने एफर्ट्स हैं, और दिनेश जी जैसे या ये सब कर रहे हैं तो प्रोसीजर तो यही चलेगा सर। थैंक यू, बहुत ही उम्दा डिस्कशंस था, लेकिन इसमें जो निकल के आया, टेक अवे निकल के आया कि जो विनियर, लैमिनेट और डेकोरेटिव पैनल में जो रिटेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट जो वो प्रेजेंट करते हैं अपने शोरूम में, उस पर उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी क्वालिटी की और उसके हर चीज़ की गारंटी, ऑनरशिप लेना पड़ेगा। आप बेच सकते हैं। हालांकि योगेश भाई के हिसाब से जो टायर 2 सिटी और उसके नीचे के शहरों में ब्रांडेड शोरूम का भी एक अपना रोल है, क्योंकि वो भी एजुकेशन और ट्रस्ट को वैल्यूएट करते हैं। आर्किटेक्ट स्वप्निल जी ने बताया कि जो ट्रस्ट है ब्रांड का वो तो है, और वहीं कहीं ना कहीं गारंटी देता है। अगर एक रिटेलर अपने जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसमें अगर उसको ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट को बनाए रखे और खड़ा रहे हमेशा, तो वो सक्सेस मंत्रा है। सक्सेस मंत्रा का आपने बताया। भाविन भाई अपने टाइल्स इंडस्ट्री का अपना एक्सपीरियंस शेयर किए।